मॉर्निंग क्लास। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक है, और प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके जीएस के, ठीक है, भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ आपसे चर्चा करेंगे राज्य, राजधानी, भाषा और जिलों की संख्या पर, ठीक है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। तो हमारा जो 28 भारत के जो 28 राज्य हैं और उनके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा राजस्थान, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं 28 राज्य के, ठीक है। तो पहला हमारा है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा है गुजरात और छठा है कर्नाटक, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा, नौवां है छत्तीसगढ़, 10वां कौन सा है? तमिलनाडु, 11वां है बिहार, 12वां है पश्चिम बंगाल, 13वां है अरुणाचल प्रदेश और 14वां क्या है? झारखंड। आपका 15 नंबर पे है क्या? असम, 16 नंबर पे हिमाचल प्रदेश, 17 नंबर पर है उत्तराखंड, 18 नंबर पर है पंजाब, 19वें नंबर पर है हरियाणा, 20वें नंबर पर केरल और 21वां नंबर आपका क्या है? मेघालय, 22 नंबर पे है मणिपुर, 23वें नंबर पर है मिजोरम, 24वें नंबर पर है नागालैंड और 25वें नंबर पर है त्रिपुरा, 26वें नंबर पर है सिक्किम, 27वें नंबर पर है गोवा और 28वें नंबर पर है क्या? तेलंगाना, ठीक है। तो इन सब की राजधानी राज्य की राजधानियाँ क्या है? जैसे राजस्थान का क्या है? जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का क्या है? मुंबई, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। तो इन सब की राजधानियाँ हैं। जैसे पूछा जाए राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। वहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला धर्मशाला है, ठीक। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून या आपका क्या है? गैरसैंण है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस राज्य में कौन सी भाषा चलती है, ठीक है। राजस्थान की भाषा क्या है? हिंदी है। मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी है। महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू दोनों चलती है, ठीक है। गुजरात में क्या चलती है? गुजराती। कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, छत्तीसगढ़ में हिंदी, तमिलनाडु में क्या चलती है? तमिल। बिहार में क्या चलती है? हिंदी। पश्चिम बंगाल में क्या? बांग्ला। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी। झारखंड में हिंदी। असम में क्या? असमिया। हिमाचल प्रदेश में हिंदी। उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत। पंजाब में पंजाबी। हरियाणा में हिंदी, ठीक है। केरल में क्या? मलयालम। मेघालय में क्या? गारो। मणिपुर में क्या? मणिपुरी। मिजोरम में क्या? मिजो। नागालैंड में क्या? अंग्रेजी, ठीक है। और त्रिपुरा में क्या चलता है? बांग्ला। सिक्किम की आपकी जो भाषा है वो क्या है? नेपाली। गोवा की क्या है? कोंकणी। और तेलंगाना की क्या है? तेलुगु उर्दू, ठीक है। तो आप जिलों की संख्या बात करते हैं। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 41। मध्य प्रदेश में 55, महाराष्ट्र में 36, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, ठीक है। गुजरात के कितने? 34, कर्नाटक में 31, आंध्र प्रदेश में कितना? 26, ठीक है। उड़ीसा में कितने हैं? उड़ीसा में हमारे 30 और छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 33। तमिलनाडु में कितने हैं? 38। बिहार में कितने हैं? 38। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 23। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 26, ठीक है। असम में कितने हैं? असम में आपके हैं 35। हिमाचल प्रदेश में है 12 और उत्तराखंड में क्या है? 13, ठीक है। पंजाब में कितने हैं? 23। हरियाणा में कितने हैं? 22। केरल में कितने हैं? 14। मेघालय में कितने हैं? मेघालय में है आपके 12। मणिपुर में कितने हैं? 16। मिजोरम में कितने हैं? 11। नागालैंड में कितने हैं? 17। त्रिपुरा में कितने हैं? 8 और सिक्किम में कितने हैं? 6। गोवा में कितने हैं? 2। तेलंगाना में कितने हैं? 33। तो ये आपके राज्यों की संख्या, ये आपके कितने जिलों की संख्या हो गई, ठीक है। हमने डिस्कस किया आपके राज्य, राजधानी, भाषा और जिलों की संख्या, ठीक है।
और क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। आपके केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, राजधानी, जिलों की संख्या, ठीक है, और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के आधार पर। तो हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियाँ, अंडमान व निकोबार। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम, ठीक है। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी क्या है, दमन, ठीक है। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। और पुदुचेरी की राजधानी क्या है, पुचेरी। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर या जम्मू, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, ठीक है। राजधानी लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, ठीक है। अब अंडमान व निकोबार में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, ठीक है। चंडीगढ़ के ज़िले कितने हैं, 1 हैं। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। नई दिल्ली में कितने ज़िले हैं, 11 ज़िले हैं। लक्षद्वीप का कवरत्ती में कितने ज़िले हैं, 1 ज़िले हैं। पांडिचेरी में आपके कितने ज़िले हैं, 4, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं, जम्मू कश्मीर में आपके जो ज़िले हैं वो कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। लद्दाख में कितने ज़िले हैं, 7 हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि चंडीगढ़ और उसके साथ क्या है, लक्षद्वीप, 2 ऐसे ज़िले हैं, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके ज़िलों की संख्या सिर्फ कितनी है, 1 है, ठीक है, ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, अंडमान व निकोबार की क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर जो है वो कितनी है, 8,249, ठीक है। चंडीगढ़ में आपका कितना है, 114, ठीक है। ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव कितने हैं, 603 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दिल्ली है आपकी 1483। लक्षद्वीप आपके कितने हैं, 32। आपके जो पुदुचेरी है वो कितने हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वर्ग किलोमीटर 492, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपकी कितनी है, 54,624, ठीक है। लद्दाख कितना है, लद्दाख है आपका 1,68,055, ठीक है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है इतना। केंद्र शासित आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित। हमने इस पे ये देखा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए, और हमारे भारत के राज्य जो हैं, भारत के 28 राज्य हैं, ठीक है, जो इनकी आपकी क्या हो गई, लिस्ट हो गई, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जिलों की संख्या देखी जाए तो जिलों की संख्या में सबसे ज़्यादा किसमें है, उत्तर प्रदेश में, है ना। सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे है, मध्य प्रदेश दिख रहा है ना। मध्य प्रदेश के बाद क्या है, मध्य प्रदेश के बाद आपका है 41 ज़िला राजस्थान का है, ठीक है। 41 ज़िला आपका क्या है, राजस्थान का है। राजस्थान के बाद 2 समान है आपके ज़िले, कौन से, तमिलनाडु और बिहार, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु और बिहार आपके क्या है, जिलों की संख्या 38 है, ठीक है। और उसके 38 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, 35 नंबर पर कौन सा है, असम, ठीक है। 35 नंबर पर आपका, सॉरी 38 से पहले 36 आएगा, वो जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो कि क्या है, महाराष्ट्र में है। और 35 नंबर पर आपका आता है क्या, झारखंड, ठीक है। 34 नंबर पर कौन सा आता है, 35 नंबर पर और एक आ रहा है, नहीं 34 नंबर पर आपका 34 नंबर पर कौन सा है, गुजरात, ठीक है। 33 नंबर पर कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है। और देखो 32 नंबर पर कोई है। तो इस तरीके से आपके क्या हैं, ये सारे राज्य हैं, ठीक है, जिनके जिलों की संख्या कुछ इस तरीके से है, ठीक। अब बात करते हैं सारनाथ का, जो हमारे कुछ जीएस के टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपके एलटी ग्रेड, टीजीटी या आपके जो जीआईसी में पूछे जाएंगे इसके लेवल पर, ठीक है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, महावीर ने, शंकराचार्य ने, गौतम बुद्ध ने या गुरु नानक ने। तो राइट आंसर हमारा क्या है, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ बेटा, लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का इनका नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ था, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, ठीक है। इन्हें क्या हुआ था, महाविनिष्कर्षण, ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और वो स्थान कहाँ थी, कौन सा था, ऋषपत्नम था, ठीक है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तक
प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय कला में प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र से किया गया है। ठीक है, उपदेश मुख्यतः क्या था, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से इनके संबंधित थे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था। ठीक है, और क्या हुआ, इन्हें कहाँ पे पहले प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। किस स्थान पे दिया, ऋषपत्तनम में दिया। ठीक है, अब इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय कला में प्रथम उपदेश का चित्रण कब किया गया, मृग सहित चक्र से किया गया। ठीक है, उपदेश मुख्यतः आचरण की शुद्धता व पवित्रता से क्या थे, संबंधित थे। ठीक है, किसने कहा था, अभी दिल्ली दूर है। आपका ऑप्शन है अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, सी ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक, डी ऑप्शन है आपका शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो कैसे है, दिल्ली सल्तनत शासक जो थे गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच मतभेद थे। ठीक है, अब क्या था, इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन जब बंगाल में था तब सूचना मिली कि उसका पुत्र उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक समर्थक क्या गया, बढ़ रहा है। ठीक है, और वह निजामुद्दीन औलिया का क्या बन गया, शिष्य बन गया है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुल्तान ने उलगू खां और निजामुद्दीन औलिया को दंड देने की क्या की, धमकी दे दी। ठीक है, और तब औलिया ने क्या कहा, दिल्ली अभी दूर है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, निजामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डिल्टन या लॉर्ड मेटकॉफ या लॉर्ड एडम। तो राइट आंसर हमारा क्या है, लॉर्ड मेटकॉफ। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकॉफ थे। ठीक है, उन्होंने 1835 में प्रेस कानून पारित करके स्थानीय प्रेस में लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण उन्हें भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, किसने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें नरमपंथी राजनीति के आलोचना की गई। तो हमारा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ए, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है अरविंदो घोष, डी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर हमारा क्या है, अरविंदो घोष। राइट आंसर हमारा क्या है बेटा, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेख लिखे, इसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना की। जन्म कब हुआ, 1872 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी रूप में भाग लिया इन्होंने। बाद में क्या किया, योगी एवं दार्शनिक बन गए। मुख्य रचनाएं क्या थी, डिवाइन लाइफ, द मदर सावित्री, और इनका निधन कब हुआ, 5 दिसंबर 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है, अब 6ठी अनुसूची में हमारा क्या आता है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम पर ये लागू हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा हेतु स्वायत्त स्थानीय प्रशासन। ठीक है, संवैधानिक आधार क्या था, अनुच्छेद 244 2 से लेकर अनुच्छेद 275 तक। ठीक है, 275 के 1 तक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संविधान संसाधनों में से कौन सा बताता है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आपका 90वां या 91, 92 या 93। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, 91 है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन इसका देखते हैं, केंद्र में मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री सहित थे उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम कितना प्रतिशत होना चाहिए, 15%। ठीक है, राज्यों में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 15%। ठीक है, न्यूनतम सीमा जो है किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितने होने चाहिए, 12% से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित क्या है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में,
और क्या कर्क रेखा के उत्तर में या मकर रेखा के दक्षिण में, और डी ऑप्शन है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो राइट आंसर हमारा होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और क्या भौगोलिक स्थिति में भूमध्य रेखा के कहाँ पे है, उत्तर दिशा में है, ठीक है, उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है माजुली, दूसरा है अंडमान, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है क्या सालसेट, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सालसेट है। राइट आंसर हमारा क्या है, सालसेट है, ठीक है। अब जनगणना 2011 के अनुसार द्वीपों की जनसंख्या कितनी है। माजुली में आपके 1,67,304 है। अंडमान निकोबार की कितनी है, 3,80,581 है। लक्षद्वीप की कितनी है, 64,473 है। सालसेट की कितनी है, 1,51,11,974 है। यह मुंबई स्थित है, यही क्या है, मुंबई स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ पे, सुल्तानगंज में या गढ़मुक्तेश्वर में या हरिद्वार में या रामनगर में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सुल्तानगंज में है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो होती है वो सुल्तानगंज आपके भागलपुर बिहार में है, ठीक है। 2009 को भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है, ठीक है। क्या घोषित कर दिया बेटा, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से, अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो राइट आंसर हमारा होगा रूस के संविधान से इसे लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और इसके बारे में जो सोवियत संघ रूस के संविधान में प्रेरणा लेकर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर क्या है, आधारित है। 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संशोधन अधिनियम है वो कब हुआ, 1976 में हुआ, ठीक है। संविधान में एक नया भाग आया, ठीक है, आपका 4 का, ठीक है। कौन सा आया बेटा, 4 का आया। इसमें अनुच्छेद 51 का के तहत नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51, अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 51 का के तहत नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य क्या है, 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में आपके जो कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, 11 हो गए, ठीक है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य आया है वो आया है अनुच्छेद 51 का से लेकर टा तक, और 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा आया तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आया है, और उस किस अनुच्छेद में है, 51 का से लेके टा तक में है, ठीक है। हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। हमारा किस नंबर का मौलिक कर्तव्य है बेटा, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कलानौर स्थान जाना जाता है कहाँ, अकबर के जन्म स्थान के रूप में, अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में, या हुमायूं के विवाहोत्सव के स्थल के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में, ठीक है। कलानौर स्थान किस लिए जाना जाता है, कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ये कुछ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हुआ, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। उस समय अकबर की आयु केवल कितनी थी, 13 वर्ष 4 माह थी, ठीक। अकबर के संरक्षक जो थे वो कौन थे, बैरम खां थे। अकबर के जो संरक्षक थे वो बेटा कौन थे, आपके बैरम खां थे, ठीक है। पहला राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता मानी कौन थे, आमेर का कछवाहा राजा मारमल बिहारी मल, ठीक है। और क्या 1562 ईस्वी अजमेर दरगाह यात्रा पर राजा भारमल ने अकबर को अपनी पुत्री हरखा बाई जोधाबाई से विवाह हेतु प्रस्ताव दिया, जिसे अकबर ने क्या किया, स्वीकार किया, ठीक है। अकबर की राजपूत नीति क्या थी, दमन प्लस समझौता। अकबर की राजपूत नीति थी वो क्या थी, दमन प्लस समझौता, ठीक है। लेकिन मारवाड़ ने इसे अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। सबसे पहले हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है।
ठीक है। उस समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष 4 माह। ठीक है, अकबर की आयु कितनी थी बेटा? 13 वर्ष 4 माह थी। ठीक है। और क्या, पहला राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता मानी वो कौन थे? आमर का कछवाहा राजा भारमल बिहारी मल था। ठीक है, जिसने क्या किया? अकबर की अधीनता मानी थी। 1562 ईस्वी अजमेर दरगाह राजा भारमल ने अकबर को अपनी पुत्री किससे विवाह किया? जोधा बाई के साथ। ठीक है, और क्या था उनका नाम? हरखा बाई भी था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इस विवाह हेतु प्रस्ताव दिया जिसे अकबर ने क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, अकबर की राजपूत नीति क्या थी? दमन प्लस समझौता। लेकिन मारवाड़ ने इस तरीके से अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के कौन उत्पादक घटक है? तो गाय है, मोर है, बाघ है, हरे पौधे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है? हरे पौधे हैं। राइट आंसर बेटा क्या है? हमारे हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा क्या है? अपघटक। हरे पौधे क्या है? हरे पौधे हमारे होते हैं उत्पादक घटक। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपोनेंट। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं बनाते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है आपका डाउन्स, बी है पंपास, सी है बेल्टस, डी है आपका प्रेरीज। तो राइट आंसर हमारा क्या है? प्रेरीज। राइट आंसर बेटा हमारा कौन सा है? प्रेरीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब जो प्रेरीज है वो अमेरिका और कनाडा उत्तरी गोलार्ध पर है। ठीक है, अन्य शीतोष्ण घास के मैदान भी हैं। पंपास जो है हमारा अर्जेंटीना में है। बेल्टस हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स जो हमारा वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, स्टेपी कहाँ पे है? रूस, यूक्रेन या एशिया में है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो आपका सवाना कहाँ है? अफ्रीका में है। कंपास कहाँ है? ब्राज़ील में है। और क्या, लानोज कहाँ है? आपके वेनेजुएला कोलंबिया में है। ठीक है, अब क्या है? अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। बी आपके क्या है? इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। और क्या आपके ऑप्शन है? केवल ए, केवल दो, केवल क्या ए और दो दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? दोनों, एक और दो। तो क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। और क्या है? इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। किससे खरीदा गया था बेटा? रूसियों से। किस सन में खरीदा गया था? 1867 ईस्वी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी आपका गृह शासन आंदोलन, सी आपका क्या है? खिलाफत आंदोलन, डी आपका क्या है? असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर आपका क्या है? असहयोग आंदोलन। राइट आंसर बेटा क्या होगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 वर्ष के भीतर, हाँ, और इस 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, क्या था बेटा? 1 वर्ष के भीतर क्या हो जाए? आपको स्वराज की प्राप्ति हो जाए। परंतु 4 फरवरी 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, भीड़ ने थाने में 23 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया? जला दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने यह देख आंदोलन को क्या कर लिया? वापस कर लिया। ठीक है, और इस कांड में 170 भारतीयों को मृत्युदंड की क्या की गई? सजा सुनाई गई। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय को पैरवी से 151 लोग फांसी से बच गए। तो 151 लोग जो बचे वो किसकी वजह से बचे? पंडित मदन मोहन मालवीय की वजह से। ठीक है, और इस कांड में कितने लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? 170 लोगों को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है, और 1920 में महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन था उनका ये लक्ष्य था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की क्या हो जाए? हमें प्राप्ति हो जाए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। तो हमारा ऑप्शन है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, या बी ऑप्शन है आपका लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का, सी ऑप्शन है आपका सूर्य मंदिर मोढेरा का, और डी ऑप्शन है आपका क्या तेली का मंदिर आपका कहाँ ग्वालियर का। तो राइट आंसर हमारा क्या है तेली का मंदिर ग्वालियर का। ठीक है, तो आपके तेली का मंदिर जो है वो ग्वालियर किला मध्य प्रदेश शिखर द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पल्लव शासकों के काल में हुई। उड़ीसा का बैताल देउल मंदिर भी द्रविड़ शैली का क्या है एक उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन है मलेरिया, कालरा, जॉन्डिस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ आपका क्या है प्लाज्मोडियम से मिलकर बना है। फैलाव माध्यम क्या है मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मामोडियम का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है, 8 से 10 दिनों का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। कालरा से क्या होता है विब्रियो कालेरी जीवाणुओं से मिलता है। और क्या जॉन्डिस जो होता है वायरस से यकृत रोग हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ आपके किससे होता है प्लाज्मोडियम से हो जाता है। ठीक है, फैलाव माध्यम क्या होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर से होता है। ठीक है, मच्छर में क्या पाया जाता है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कितने दिनों तक होता है 8 से 10 दिनों का। तो मच्छर में जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है 8 से 10 दिन का। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं इससे प्रभावित हो जाती हैं। कालरा में क्या होता है कालरा विब्रियो कोलरी जीवाणु से होता है। जॉन्डिस वायरस से क्या होता है यकृत रोग हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कितने। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, बी ऑप्शन है आपके राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सी ऑप्शन है आपका सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी ऑप्शन है दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदन, और क्या सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और क्या दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये आपके राइट आंसर हो गए। क्वेश्चन, अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का बेटा जो चुनाव होता है वो कैसा होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। अप्रत्यक्ष कैसे होता है आगे देखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, हाँ हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल में इसके शामिल लोग होते हैं कितने, कौन कौन से लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन से होते हैं बेटा लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, और निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन से होते हैं लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक, और क्या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली पांडुचेरी जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। और क्या राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा करता है क्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, अब राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, हमने लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देख लिए। और क्या देखा और हमें केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली पांडुचेरी जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा करता है, कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से जीएस को कवर करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारे जीएस के एक एक पॉइंट को कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, और बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी बर्डन के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। आपका ऑप्शन ये है क्या लुइसाइट
या बी ऑप्शन है क्या मस्टर्ड गैस, सी ऑप्शन है मिथाइल साइनाइड और डी ऑप्शन है क्या फॉस्जीन। तो राइट आंसर हमारा क्या है मस्टर्ड गैस। राइट आंसर हमारा बेटा क्या है मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस क्या है अत्यधिक विषैली रासायनिक हथियार है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में इनका प्रयोग किया गया। आपकी तैयार होती हैं क्या क्या एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड प्रक्रिया से। ठीक है, एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड प्रक्रिया से इनका क्या होती है तैयार की जाती हैं। गंध इसमें क्या होती है सरसों तेल जैसे आती है। ठीक है, प्रभाव इस पे क्या पड़ता है त्वचा पर फफोले और फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ता है। ठीक है, इसकी वाष्प रबर को भी भेज जाती है। इसकी वाष्प किसको रबर को भी भेज जाती है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। लुइसाइड, बी ऑप्शन है आपका मस्टर्ड गैस, सी ऑप्शन है आपका मिथाइल साइनाइड, डी ऑप्शन है फास्जीन। तो राइट आंसर हमारा क्या है मस्टर्ड गैस। राइट आंसर हमारा क्या है मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो मस्टर्ड गैस कैसी होती है अत्यधिक विषैली रासायनिक हथियार है और प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी तैयारी कैसी की जाती है एथिलीन प्लस क्या मिलाया जाता है सल्फर मोनोक्लोराइड प्रक्रिया से इसका निर्माण किया जाता है। गंध कैसी आती है सरसों के तेल की जैसी आती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पे बॉडी पे तो त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं और फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ता है। ठीक है, इसकी वाष्प रबर को भी क्या कर जाती है भेज जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का, बी ऑप्शन है प्रकाश तरंगों का, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगों का, डी ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगों का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टीवी सेट रिमोट कंट्रोल सामान्यतः अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण से चलते हैं। कुछ रिमोट कंट्रोल इकाइयों में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। अवरक्त विकिरण हमारी क्या होती है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप होता है। विद्युत चुम्बकीय का क्या होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। आपका थर्मोपाइल या सौर सेल या क्या है डायनेमो या क्या है लघुनाभकीय रिएक्टर। तो राइट आंसर हमारा क्या है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल क्या होते हैं सौर सेल को बोलते हैं हम सोलर सेल। ठीक है, सौर सेल को क्या बोला जाता है बेटा सौर सेल को बोला जाता है आपका सोलर सेल। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को ये सीधे किस में बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग क्या होता है कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है बेटा कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है। ठीक है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, बी ऑप्शन है लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, सी ऑप्शन है आपका लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, डी ऑप्शन है लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो राइट आंसर हमारा है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या होता है बेटा ग्लूकोज स्तर आपका लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है जब 10 दिनों तक या 10 दिनों से अधिक आप उपवास करते हैं तब होता है। ठीक है, अब सोलर सेल के बारे में सोलर सेल कैसा है सीधे सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और आपके टीवी जो सेट रिमोट कंट्रोल सामान्यतः क्या होते हैं अवरक्त विकिरण से चलते हैं। अवरक्त विकिरण क्या होती हैं कुछ रिमोट कंट्रोल इकाइयों में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण का क्या है एक रूप होता है। विद्युत चुम्बक का क्या होता है एक रूप होता है। ठीक है, उपवास की स्थिति में लीवर यकृत में ग्लूकोज स्तर घटता है। लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। आवश्यकता होने पर यह पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। और क्या आता है लीवर के नीचे स्थित छोटी थैली पित्ताशय में लीवर द्वारा स्रावित पित्तरस संचित हो जाता है। ठीक है, और क्या कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है बिट है बाइट है मेगाबाइट है किलोबाइट है। तो हमारा राइट आंसर होगा बिट है। ठीक है, बिट क्या होती है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। बिट हमारी कैसी है बेटा कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और क्या और इसका मान केवल 0 या 1 हो सकता है। इसका मान केवल बेटा क्या हो सकता है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, और
8 बिट में कितने बाइट होते हैं? 8 बिट में 1 बाइट होता है। 8 बिट में कितना बाइट होता है बेटा? 1 बाइट होता है, ठीक है। डेटा की इकाई का क्रम क्या होता है? पहले बिट में चलते हैं, फिर बाइट में, फिर किलो बाइट में, फिर मेगा बाइट में, फिर गीगा बाइट में, फिर टेरा बाइट में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, डेटा की इकाई का क्रम क्या है? एक बार फिर से देख लो। बिट, पहले स्टार्टिंग में बिट, फिर बाइट, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, ठीक है। और किस वर्ष, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? कुछ आपका ऑप्शन है 1992, 1993, 1990 और 1991। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 1991, ठीक है। कैसे हुआ? वर्ष 1991 में एक ही माह में 2 रुपए का क्या हुआ? अवमूल्यन हुआ, ठीक है। अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949 में, 1966 में, 1991। अवमूल्यन का क्या अर्थ है बेटा? रुपयों के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में कमी हो जाती है, ठीक है। पूंजी बाजार से क्या आशय है? पूंजी बाजार से आपका आशय है शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से या ऊपर सभी से। तो राइट आंसर हमारा है शेयर बाजार से। किससे बेटा? शेयर बाजार से, ठीक है। भारतीय पूंजी बाजार 2 भागों में विभक्त है। पहले गिल्ट एज्ड बाजार को कहते हैं सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन, जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार हमारा किसके द्वारा होता है? औद्योगिक उपक्रमों के शेयर व डिवेंचर का क्रय विक्रय किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? डिवेंचर का क्रय विक्रय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 24 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था? आपके 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति उदय रमेश ललित और न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल। तो राइट आंसर हमारा क्या है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। और क्या हम जैसे जब 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने देश को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया। न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित हैं। क्या किस नंबर? दूसरे दलित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन ये है बिजनौर, बी मेरठ, सी आपका सहारनपुर, डी है आपका का जेपी नगर। तो हमारा आंसर होगा बिजनौर, ठीक है। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में से प्रवेश करती हैं। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती हैं। गंगा के किनारे प्रमुख शहर हमारे कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ठीक है। नवंबर 2008 में हमारे गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ठीक है। क्या घोषित किया गया बेटा? जब नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है, ठीक है। गंगा के किनारे कितने शहर हैं? आपके प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। कितने जिलों से होकर बहती है बेटा? 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और क्या? यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है बेटा? बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, मई 2025 में 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका ऑप्शन है रोम, बी है ऑप्शन पेरिस, सी है टोक्यो, डी है क्या? जिनेवा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? डी जिनेवा, ठीक है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन 19 से 27 मई 2025 के बीच जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। इस वर्ष स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, वन वर्ड फॉर हेल्थ, ठीक है। इस वर्ष स्वास्थ्य सभा का क्या विषय था? स्वास्थ्य सभा का विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, वन वर्ड फॉर हेल्थ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर क्या है? अयोध्या, कन्नौज है, इलाहाबाद है, वाराणसी है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है।
इसमें बनारस और काशी भी रहते भी इसे क्या कहते हैं, बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक है। इसे क्या कहते हैं, अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर क्या है, वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी के बारे में देखें, वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ठीक है, इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से इसे एक माना जाता है। ठीक है, इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अब क्या, विश्व की प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम बसे शहरों में से क्या है, ये एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 2 मार्च को, 5 जून को, 10 जुलाई को या 15 सितंबर को। तो राइट आंसर हमारा क्या है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो किस सन से, 1973, किस डेट से, 5, कौन सा मंथ था, जून था। ठीक है, तो 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आयोजन करता है कौन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, हमारा यूएन जो होता है, संयुक्त राष्ट्र इसका आयोजन करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता। ठीक है, वर्ष 2021 की थीम क्या थी, इकोसिस्टम आपका क्या है, रिस्टोरेशन। ठीक है, और इसी अवसर पर यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030 की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 5 जून 1973 को यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसके आयोजन कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता। ठीक है, वर्ष 2021 की थीम थी क्या, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, और इसी अवसर पर यूएन यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030 की शुरुआत की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे सेट का है। तो निम्नलिखित में से किसी भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। बेसिकली मेरा मोटिव ये है इस मतलब जीएस के पार्ट को स्टार्ट करने का, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी टेट आएगा। ठीक है, या लोक आयोग की मतलब जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें जीएस आपके जो यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस प्री में, ठीक है, और लोअर प्री में पीसीएस में असिस्टेंट फॉरेस्ट कन्वेस्टन, और इसके साथ साथ हमारा जो मेन मोटिव है वो एलटी ग्रेड और जीआईसी को लेकर के है। ठीक है, और यूपी टेट में भी जीएस का मतलब आपके क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो आपसे ये मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इसको लगातार 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करें, और स्मार्ट तरीके से आप जीएस को क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, राइट कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही बने रहें और इस वीडियो को मतलब इस तरीके से जितने भी वीडियो हमारी आती है उसको आप अच्छे से ध्यान से देखते रहें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, भारत का नेपोलियन इसे समुद्रगुप्त को कहा गया। जैसे देखिए आपके यूपी लोअर प्री में 2009, 2004, 2002 ये मतलब बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं। ठीक है, तो क्या है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने क्या किया, आर्यवत के 9 शासकों और क्या किया, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है, इन विजयों के कारण ही स्मिथ महादेव ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, हरिसेन इसका दरबारी कवि था। अगर आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मतलब हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो हरिसेन जो है किसके दरबारी कवि थे भाई, हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, जो मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। ठीक है, और क्या, यह लेख ब्राह्मी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। आर्यवत के द्वितीय युद्ध में इसने उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित करके क्या किया, अपने राज्यों में मिला लिया था। ठीक है, ये तो बात हो गई समुद्रगुप्त की। ठीक है, मुगल काल में क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था, आपके
देह का तात्पर्य जिला से था कि मंडल कमिश्नर से था कि गांव से था कि इसमें इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या है, गांव है। ठीक है। मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गांव को मवादा या देह कहा जाता था। ठीक है। गांव का शासन मुगलों के अधिकारियों को नहीं बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था। ठीक है। ये पंचायतें गांव की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि के कार्य को संभालती थी। ठीक है। और क्या, गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। गांव की छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। ठीक है। जो गांव की छोटी बस्ती थी उसे क्या कहेंगे, नागला कहेंगे। ठीक है। और इसके मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था। ठीक है, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। इनके पंचायतें गांव की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि का कार्य क्या करते थे, संभालते थे। ठीक है। और क्या, ये मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गांव को मवादा या देह कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है दारा सिकोह और सी ऑप्शन है अमीर हसन, डी ऑप्शन है सुजा। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, दारा सिकोह। राइट आंसर हमारा बेटा क्या है, दारा सिकोह। ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा सिकोह सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान था। ठीक है। उसने कई हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे भगवत गीता, योग, वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कराया था। ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, वेदों का संकलन और उपनिषदों का अनुवाद था। ठीक है। उसने उस टाइम पे देखो वेदों का संकलन और उपनिषदों का क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है। और उसने कई हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे भगवत गीता, योग, वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कराया था। ठीक है। शाहजहां के बाद सबसे बड़ा पुत्र दारा सिकोह सर्वाधिक शिक्षक और क्या था, विद्वान था। ठीक है। काशी के पंडितों की सहायता से उसने 52 उपनिषदों का फारसी सर-ए अकबर नाम से अनुवाद किया था। ठीक है। अमीर खुसरो सल्तनत कालीन कवि था, पर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम दारा सिकोह ही था। ठीक है। पहला जो मुस्लिम था वो कौन था, दारा सिकोह था। ठीक है। क्या नाम था उसका, दारा सिकोह था। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 4 है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहाना का निर्माण किसने किया था? आपके हुमायूं, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो राइट आंसर हमारा क्या है, शेरशाह। ठीक है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहाना का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है। हुमायूं को पराजित करने के बाद इस मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने अपनी निजी उपयोग के लिए कराया। ठीक है। यह उसकी शाही आकांक्षा का प्रतीक मानी जाती है। किसकी प्रतीक मानी जाती है बेटा, शाही आकांक्षा का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हंटर कमिश्नर की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आपका ऑप्शन है बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो राइट आंसर हमारा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। 1882 ईस्वी में सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया। ठीक है। उद्देश्य क्या था, 1854 के बाद की शिक्षा प्रगति की समीक्षा करना। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था। ठीक है। इसने अनुशंसा की प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन कर दिया जाए। ठीक है। साथ ही माध्यमिक व उच्च शिक्षा की संरचना पर भी दिशा निर्देश किया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो हमारा क्या ऑप्शन है, ए सी राजगोपालाचारी, बी आपका क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी ऑप्शन है जगजीवन राम। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। 2 सितंबर 1946 को गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर एस राधाकृष्णन सदस्य थे। ठीक है। क्या थे बेटा, सदस्य थे। और उसके बाद क्या, अंतिम मंत्रिमंडल इस प्रकार था, क्या जवाहरलाल नेहरू जो थे
वो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, ठीक है। विदेश और जो वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह सूचना व प्रशासन थे, और जान मथाई जो थे उद्योग व आपूर्ति के थे। बलदेव सिंह आपके रक्षा के थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा के क्षेत्र में थे। C.H. भाभा जो थे वो संसदीय कार्य, खान व बंदरगाह थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य व कृषि में थे। आसफ अली जो थे वो रेलवे में थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम के क्षेत्र में थे, ठीक है। इस तरीके से सबका डिवाइड, सबको अलग अलग क्षेत्र दिए गए थे। तो जो लियाकत अली खां थे वो वित्त में थे। आपके अब्दुल रब नस्तर जो थे वो संचार में थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि में थे। और क्या गजनफर अली खां क्या थे, स्वास्थ्य में थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान को प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, बी है आर्थिक स्वतंत्रता, सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर हमारा क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। पहला क्या है, विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा धर्म, चौथा है विश्वास, पांचवा क्या है, उपासना, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का भी उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। आपके ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो राइट आंसर हमारा है भारत के प्रधान न्यायाधीश, ठीक। भारत के कौन है, प्रधान न्यायाधीश होते हैं। और क्या अनुच्छेद 65 के अनुसार क्या होगा, राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र से हटाए जाने आपके जो 65 के अंतर्गत होगा, ठीक है। हमने इससे पहले 54 के अंतर्गत देखा कि राष्ट्रपति का कैसे उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र से हटाए जाने का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए या त्यागपत्र दे दे या हटाया जाए तो उसके कार्यभार कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति देखेगा, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यकाल संभालेंगे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करता है, ठीक है। अगर आपके जो उच्चतम न्यायाधीश है वो भी नहीं है तो उसके अलावा कौन कार्य कर सकता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं, ठीक। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है। आपका ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा लोकसभा में, ठीक है। राइट आंसर बेटा क्या है, लोकसभा में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की क्या होती है, पूर्वानुमति आवश्यक है। पूर्वानुमति क्या है, आवश्यक है, ठीक है। धन विधेयक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष ही इसे क्या करता है, प्रमाणित करता है। अध्यक्ष क्या करता है, इसे प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था। आपका आंसर है 50वां, 52वां, 54वां, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 52वां, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, ठीक है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है। आपकी धौली गंगा और गंगा, बी ऑप्शन है धौली गंगा और अलकनंदा, सी ऑप्शन है धौली गंगा और ऋषि गंगा, डी ऑप्शन है अलकनंदा और ऋषि गंगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है, धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है। अब क्या, विष्णुप्रयाग का संगम शैली धौली गंगा और अलकनंदा नदियों से
होता है। अलकनंदा की उत्पत्ति संतोपथ व भागीरथ खरक हिम नदों से होती है। बद्रीनाथ चमोली जिला में अलकनंदा में ऋषि गंगा का संगम होता है। अलकनंदा का प्राचीनतम नाम क्या है? विष्णुगंगा है। अलकनंदा का प्राचीनतम नाम क्या है? विष्णुगंगा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ पे? ऊर्जा उत्पादन में, लोहा व इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। तो राइट आंसर है ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है। भारत में कोयलों का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा विद्युत उत्पादन में होता है। देश में लगभग 50% विद्युत उत्पादन कोयलों पर आधारित है, कोयले पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन है बुनेई, बी ऑप्शन है तिमोर लेस्ते, सी ऑप्शन है मलेशिया, डी ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी। तो राइट आंसर आपकी क्या है? ब्रुनेई। ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती। ठीक है। किसकी सीमा नहीं लगती बेटा? इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ठीक है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से और 1 तरफ समुद्र से घिरा है, जबकि मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी व तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया से भूमि सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं? भूमि सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है क्या है? फिनलैंड, बी ऑप्शन है स्वीडन, सी ऑप्शन है ग्रीनलैंड और डी ऑप्शन क्या है? यूएसए। तो राइट आंसर हमारा फिनलैंड है। ठीक है। फिनलैंड को लैंड ऑफ द 1000 लेक्स कहा जाता है। ठीक है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। फिनलैंड को क्या कहा जाता है बेटा? लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों का देश कौन है बेटा? फिनलैंड। ठीक। ग्रीनलैंड आर्कटिक जो आपके आर्कटिक महासागर में स्थित ये बड़ा द्वीप है। ठीक है। अगर स्टॉकहोम स्वीडन की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है बेटा? वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क को, यूएसए को कहा जाता है एम्पायर सिटी। न्यूयॉर्क को अगर पूछा जाए तो क्या कहा जाता है बेटा? एम्पायर सिटी कहा जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन को क्या कहा जाता है? वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ग्रीनलैंड को क्या कहा जाता है? आर्कटिक महासागर में स्थित बड़ा द्वीप कहा जाता है। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा 1000 झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? आपकी ऑप्शन है जॉर्जिया, बाम्बिया, घाना और क्या? ग्वाटेमाला। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? माम्बिया। ठीक है। मूंगफली गाम्बिया। बी ऑप्शन हमारा क्या है? गाम्बिया। तो गाम्बिया हमारी मूंगफली गाम्बिया की प्रमुख फसल है। ठीक है। उत्पत्ति स्थल क्या है? दक्षिण अमेरिका, विशेषकर ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है बेटा? विशेषकर ब्राज़ील में होता है। और गाम्बिया की प्रमुख फसल क्या है? मूंगफली है। इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं कौन कौन से हैं? मूंगफली के लिए मुख्य प्रमुख उत्पादक देश हैं चीन है, भारत है, नाइजीरिया है, अमेरिका है, सूडान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं क्या? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमलेन और या एंथ्रोपोजेनिक। तो राइट आंसर हमारा डी है एंथ्रोपोजेनिक। क्या है बेटा? एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है। कुछ और मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है। मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक व जैविक कचरे को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं कहाँ पे? अंडमान व निकोबार में, सुंदरबन में या क्या भितरकनिका में या उदयपुर में। तो राइट आंसर हमारा क्या है? उदयपुर। राइट आंसर हमारा क्या है बेटा? उदयपुर। ठीक है। अब क्या मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय समुद्र तलीय क्षेत्रों के अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के प्रमुख स्थान क्या हैं? अंडमान निकोबार, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा में और क्या वेम्बनाड केरल में, पुलकित कहाँ है? तमिलनाडु में, कच्छ की खाड़ी है कहाँ? गुजरात में, उदयपुर राजस्थान में मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान में मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहने का क्या कारण है? आपका द्रवण या वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या है? वाष्पीकरण। ठीक है। वाष्पीकरण।
किसी द्रव की खुली सतह से धीरे धीरे अणुओं का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रव स्वयं से लेता है, जिससे द्रव ठंडा हो जाता है। जैसे पसीने के सूखने पर शरीर क्या होता है, ठंडा लगता है। ठीक है, कूलर का ठंडा होना। ठीक है, और मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? और यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और क्या है, और हमारा ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, और क्या है पॉली एथिलीन, और क्या है पॉलीएमाइड। तो राइट आंसर हमारा बी एंड डी है, दोनों है, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीएमाइड। ठीक है, आपका जो बुलेट प्रूफ कांच होते हैं मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट के बहुलक से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट केवल क्या होते हैं, केवलार के, वो किससे के मिल के बने होते हैं, पॉलीएमाइड बहुलक से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो यकृत का होता है, कि आंत का होता है, कि मूत्राशय का होता है, कि त्वचा का होता है? तो राइट आंसर हमारा जो है वो हमारे त्वचा का होता है। ठीक है, त्वचा का मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है बेटा, त्वचा है। ठीक है, अब आपके लीवर की बात करते हैं। लीवर मतलब यकृत होता है। तो शरीर के भीतर का सबसे बड़ा अंग है स्किन। हमारा जो त्वचा होता है वो पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, त्वचा में लगभग 64 लाख संवेदी तंतु पाए जाते हैं। यह 3 परतों में बटी होती है। कौन सी? पहली है आपकी एपिडर्मिस, दूसरी है क्या, डर्मिस, तीसरी क्या है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, पहली आपकी क्या है, एपिडर्मिस, दूसरी क्या है, डर्मिस, तीसरी क्या है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो आपके ऑप्शन है कोबाल्ट, बी ऑप्शन है लौह, सी ऑप्शन है जस्ता, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो राइट आंसर हमारा क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, हमारा कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, कोबाल्ट खनिज है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कोबालामिन। कोबालामिन को बोलते हैं साइनोकोबालामिन है। ठीक है, यह वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह वृद्धि के लिए बेटा क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। इसकी कमी से क्या होती है बेटा, तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। ठीक है, और विटामिन जो B12 का महत्वपूर्ण घटक क्या करता है, कोबाल्ट खनिज है। ठीक है, संघटकों के IC चिप्स प्रायः बने होते हैं किसके, लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के, या सोना के? तो राइट आंसर हमारा है क्या, सिलिकॉन के मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, संगणक के IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, चिप्स प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा, पूछा जाए तो सिलिकॉन से मिलकर के बने होते हैं। यह कैसे होते हैं, यह अर्धचालक पदार्थ की पतली चिप होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक परपथ बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कंप्यूटर, रेडियो, टीवी व अन्य औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? तो आपका ए ऑप्शन है आकाश, बी है तेजस, सी है विक्रांत, डी है अर्जुन। तो राइट आंसर हमारा क्या है, तेजस है। ठीक है, तेजस भारत में निर्मित चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, इसे देशज तकनीक से विकसित किया गया है। किसे बेटा, इसे देशज तकनीक से विकसित किया गया है। नामकरण क्या है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। नामकरण किसने दिया बेटा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नामकरण दिया। ठीक है, प्रथम उड़ान कब भरी, 4 जनवरी 2001 में। जुलाई 2016 में इसे वायुसेना को सौंपा गया। ठीक है, इसके प्रकार कौन थे, तेजस ट्रेनर, LCA नेवी, LCA तेजस नेवी, और क्या MK2। ठीक है, और LCA तेजस MK1A। ठीक है, तेजस भारत में निर्मित चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, कैसा है बेटा, हल्का लड़ाकू विमान है, ये चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है क्या? ऑप्शन आपके दिए हैं, आधुनिक व परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बी ऑप्शन है सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सी ऑप्शन है स्वदेशी व विदेशी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, डी ऑप्शन है आधुनिक व परंपरागत समाज का अस्तित्व। तो राइट आंसर हमारा जो होगा
वो सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। ठीक है, भारत में इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया है। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसी पर आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक थे जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या थे? जॉन मेनार्ड कीन्स थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, वाणिज्य बैंकों को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से क्या लेती है? जमा दर लेती है कि उधार दर लेती है कि बैंक दर लेती है कि इनमें से कोई नहीं? तो बैंक दर आपका राइट आंसर है। बैंक दर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से क्या लेती है? बैंक दर लेती है। क्या लेती है बेटा? बैंक दर लेती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा होगा, सो सॉरी। अब बैंक दर वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की बिजली की पुनः कटौती करता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर इसे ऋण देता है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 में बैंक दर की परिभाषा दी गई है। यह साख की उपलब्धता व लागत दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM स्थित है कहाँ? हिसार में, नई दिल्ली में, जयपुर में, बेंगलुरु में? तो राइट आंसर हमारा जयपुर है। राइट आंसर बेटा क्या है? जयपुर है। ठीक है, क्योंकि जो NIAM की स्थापना 8 अगस्त 1988 को जयपुर में की गई थी। इसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भी कहते हैं। ठीक है, कृषि मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण अनुसंधान व परामर्श हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, आपका देखिए मुरादाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ। बी ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद। सी ऑप्शन है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और क्या? लखनऊ। डी ऑप्शन है आपका गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज। तो हमारा राइट आंसर सी है। सी में क्या? पहले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। ठीक है, 2001 जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम जो था आपके प्रयागराज में 59-54-391 है, मुरादाबाद में 47-72-06 है, गाजियाबाद का कितना है? 46-81-645 है, आजमगढ़ का कितना है? 46-13-913 है, लखनऊ का कितना है? 45-89 और 838 है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जनगणना थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है कहाँ पे? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में या अलीगढ़ में? तो राइट आंसर हमारा क्या है? नरौरा। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना है, बुलंदशहर जिले में गंगा तट पर स्थित है। इसमें 440 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर 1991 से 1992 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया बेटा? 1991 से 1992 में इसे चालू किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 20 है, भारत के निम्न क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? किसमें? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी तट? तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? गंगा डेल्टा। ठीक है, कौन सा बेटा? गंगा डेल्टा। तो राइट आंसर हमारा बी गंगा डेल्टा हुआ। ठीक है, भारत में अब तक 7 क्षेत्र जहाँ भूतापीय ऊर्जा स्रोत मिले हैं। पहला क्या है? हिमालय, सोहना, पश्चिमी तट, खंभात, सोन, नर्मदा, ताप्ती डेल्टा। 6 नंबर पर है गोदावरी डेल्टा। 7 नंबर पर है महानदी डेल्टा। गंगा डेल्टा में स्रोत नहीं पाए गए हैं। गंगा डेल्टा में स्रोत नहीं पाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना में, मंदाकिनी में है, इंद्रावती में है, नर्मदा में है? तो राइट आंसर हमारा क्या है? नर्मदा में है। कहाँ पे है बेटा? इंद्रावती में है। ओहो, ये चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में है। ऊंचाई कितनी है? लगभग 90 फीट। ऊंचाई कितनी है? लगभग 90 फीट है। घोड़े की नाल जैसी इनकी आकृति होती है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, घोड़े की नाल, इसे नियाग्रा कहते हैं, नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है बेटा? इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है बेटा? इंद्रावती नदी पर है।